हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का वर्णन करें। अलाउद्दीन ने प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। दिल्ली के सुल्तानों में यह पहला शासक था जिसने भूमि व्यवस्था और कर प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस समय भूपतियों के जिम्मे ही अधिकांश जमीन थी। किसानों से वसूल गए राजस्व का अधिकांश स्वयं ही हड़प जाते थे। फलस्वरूप जमींदारों के हौसले बहुत अधिक बजे गए थे। अलाउद्दीन के राजस्व संबंधी सुधारों के दो स्पष्ट उद्देश्य थे। वह राजकीय आय में पर्याप्त वृद्धि करना चाहता था जिसके आधार पर एक विशाल और सुगठित सेना स्थापित की जा सके और खिलजी साम्राज्य के स्थायित्व प्रदान किया जा सके। उसका दूसरा उद्देश्य मध्यस्थ भूमियात वर्ग पर अंकुश लगाकर उनकी शक्ति को कमजोर करना था, जिससे बार बार होने वाले उपद्रवों एवं विद्रोहों पर नियंत्रण रखा जा सके। राजस्व वृद्धि के लिए अलाउद्दीन के 3 महत्वपूर्ण उपाय किए। सबसे पहले उसने दोयाब में प्रचलित भू राजस्व की दर में वृद्धि की। अब किसानों से उपज का 1/2 लगान भूमि कर या खीराज के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की कर मुक्त जमीन पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। लगान निर्धारण की व्यवस्था में भी सुधार लाया गया। भूमि की माप करवाकर उपज के आधार पर लगान तय किया गया। इतिहासकार बर्नी के अनुसार नाप और प्रति बिस्पा के आधार पर लगान निश्चित किया गया। वह मापन की पद्धति या मसहद की विस्तृत जानकारी नहीं देता है, लेकिन अनुमान लगाया है कि जमीन की माप के लिए एकीकृत प्रणाली अपनाई गई। इस व्यवस्था में किसी को भी छूट नहीं दी गई। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की। इस व्यवस्था के द्वारा राज्य ने किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया तथा राज्य और किसानों के बीच बिचौलियों का प्रभाव समाप्त कर दिया। राजस्व नगद तथा अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। इन सुधारों से राजस्व में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। जमींदारों पर नियंत्रण कायम करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने मिल्क संपत्ति, इनाम और वक्फ उपहार में दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि, सुल्तान की भूमि में परिवर्तित कर दिया। व्यक्तिगत जमीन सिर्फ वैसे लोगों के पास ही बच गई जो राज्य की सेना में कार्यरत थे और ठीक से उसका प्रबंध कर सकते थे। लगान वसूलने वाले मुकदमों, मुखिया, कोत, जमींदार और चौधरी के विशेषाधिकारों को समाप्त कर उनसे लगान वसूली का काम वापस ले लिया गया। इससे उनकी स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई। बर्नी के अनुसार सुल्तान की आज्ञा का पालन इस कठोरता से किया गया कि राजस्व विभाग का एक सिपाही 20 खूंतों, मुकदमों और चौधरियों की गर्दन एक साथ बांधकर और उन्हें लात और घूंसे मारकर खिराज वसूल करता था। गांव के हिंदू मुखिया के लिए असंभव था कि वह अपना सर उठाए। हिंदुओं के घरों में सोना, चांदी, टंके, जीतल तथा अन्य फालतू सामग्री नहीं रह गई। दरिद्रता के कारण खूंतों और मुकदमों की स्त्रियां मुसलमानों के घरों में नौकरियों के लिए जाया करती थी। अब उसके स्थान पर आमिल, कर एकत्र करने वाले एवं गुमास्ता प्रतिनिधि लगान वसूलने लगे। लगान वसूली से संबद्ध अन्य पदाधिकारी थे। मोहसिल, खराज वसूलने वाले, ओहदा दराने, तुफादीद, कार्यालय का अध्यक्ष और नवीशिंदा लिपिक। बड़ी संख्या में हिंदू कर्मचारियों को भी लगान व्यवस्था से जोड़ा गया। दीवान ए मुक्त खराज के जिम्मे राजस्व व्यवस्था सौंप दी गई। खिराज भूमि कर की मात्रा बढ़ाकर 50% कर दी गई। राज्य ने कुछ नए कर भी लगाए जैसे आवास कर एवं चराई कर, राज्य को सिंचाई कर, सीमा शुल्क, कराई, जजिया, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर, जकात, धार्मिक कर, सिर्फ मुसलमानों से वसूला जाने वाला और खुम्स, युद्ध में प्राप्त लूट का माल। अलाउद्दीन ने इसका 4/5 भाग राज्य कर के रूप में लिया से भी आमदनी होती थी। दुधारू पशुओं के लिए चारागाह निश्चित कर, चराई कर वसूला गया। फरुस्ता के अनुसार 4 बैल, 2 गायें, 2 भैंसें और 12 बकरियां और भेड़ें कर से मुक्ति थी। कराई संभवतः एक गौण कर था। स्त्रियों, बच्चों, विक्षिप्तों और अपंगों के अतिरिक्त सभी गैर मुसलमानों को जजिया देना पड़ता था। जकात मुसलमानों की संपत्ति के 40वें भाग के रूप में
वसूला जाता था। लगान वसूली का काम कठोरता से होता था। अलाउद्दीन की राजस्व नीति को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय उसके नायब वजीर सर्फकाइनी को दिया जाता है। इतिहासकार बर्नी ने लगान व्यवस्था की कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। किसानों से सीधा लगान वसूलने के कारण राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई, अतः भ्रष्टाचार का सहारा लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए। राजस्व कर्मचारियों से बकाया लगान की राशि को कठोरतापूर्वक वसूला गया। बर्नी के अनुसार यदि किसी पटवारी की बही से एक जित्तल भी उसके जिम्मे निकलता तो उसे कठोर दंड दिए जाते और जेल में डाल दिया जाता। यह संभव न था कि कोई भी एक टके का भी अपहरण कर सके या किसी हिंदू या मुसलमान से घूस ले सके। राजकीय सेवा, तसरुफ तथा पदाधिकारी होना लोग बुखार से भी बुरा समझते थे। नवी जिंदगी बहुत बड़ा दोष समझा जाता था। नवी सिंधे को लोग अपनी पुत्री विवाह में नहीं देते थे। तसरुफ का कार्य वे लोग स्वीकार करते जो प्राणों से हाथ धो देते। अधिकतर मुतसरिफ तथा आमिल कारागार में रहते और दंड भोगते। बर्नी का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु इससे इतना तो पता लगता है कि राज्य आर्थिक हितों की सुरक्षा एवं राजकीय धन के गबन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। अलाउद्दीन की राजस्व नीति के परिणामस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना करते हुए प्रो R.P. त्रिपाठी लिखते हैं, राजस्व विभाग में सबसे बड़ी खराबी अस्थायी रूप से यह आ गई थी कि लगान ठीक से वसूल नहीं हो पा रहा था और बहुत बड़ी धनराशि बाकी रह जाती थी। चूँकि अभी लगान प्रथा ठीक से बनाई जा रही थी, लगान आंकने तथा वसूल करने का काम अविकसित रूप में था, अतः कुछ रकम की वसूली होने से बाकी बच जाना अनिवार्य हो गया था। इस कर को वसूल करने के लिए एक नया विभाग दीवान एवं मुस्तखराज खोला गया और गलती करने वालों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था दी गई। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था पूरे साम्राज्य में एक समान लागू नहीं की जा सकी, सिर्फ केंद्रीय भाग में ही यह व्यवस्था लागू हो सकी। इस व्यवस्था से राज्य को अत्यधिक लाभ हुआ, परंतु जनसाधारण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी दरिद्रता बढ़ गई। उपज का 50% भाग खिराज के रूप में देने और एन कर देने से उनकी स्थिति दुर्बल हो गई। इसी प्रकार जमींदार वर्ग भी निर्धन हो गया। वस्तुतः अलाउद्दीन ने अपनी भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप किसी के पास इतना धन ही नहीं छोड़ा जिससे वह अहंकारी बन सके अथवा षड्यंत्रकारी कार्यों में भाग ले सके। यह अलाउद्दीन की एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे सल्तनत की स्थिति बहुत मजबूत हुई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।